हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मैं टीच करूंगा आपके लिए आज टीडीएस। टीडीएस मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा जरूरी टॉपिक है आपके सिलेबस का। अपना सिलेबस कंप्लीट करने के बाद एग्जाम्स देने के बाद आपको डिग्री मिल जाएगी, मार्केट में आओगे तो सबसे ज्यादा जिस टॉपिक की जरूरत पड़ेगी वो उसमें से एक होता है टीडीएस। तो टीडीएस बहुत सीरियसली करने की रिक्वायरमेंट है, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। तो मैं पहले थोड़े से बेसिक्स बताऊंगा टीडीएस के, तब फिर जो लॉ के अंदर प्रोविजंस दे रखे हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। टीडीएस का मेन पर्पज होता है टैक्स के थ्रू जो ट्रांजैक्शंस किए गए हैं उनको डॉक्यूमेंटेड करना, उनको रिकॉर्ड करना। देखो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये चाहता है कि जो भी ट्रांजैक्शंस हो वो हमें पता चलते रहें, जिससे कि हमें ये आइडिया लगता रहेगा सामने वाले की इनकम कितनी है। और जब उसकी आईटीआर को हम देखेंगे तो पता चल जाएगा उसने सारे ट्रांजैक्शंस को डिस्क्लोज किया है या नहीं किया है। इस बात को मैं इस तरीके से समझाता हूं और आपको बहुत जल्दी समझ में आएगी। सपोज करते हैं एक कंपनी है और एक कंपनी का डिबेंचर होल्डर है। इसके पास कंपनी के डिबेंचर्स हैं। तो कंपनी ने कहा कि हम आपको इंटरेस्ट दे रहे हैं, इंटरेस्ट 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट पे किया जाएगा। तो कंपनी के तो कहेगी हमारे लिए तो एक्सपेंडिचर हो गया और हमें 1 लाख रुपए का डिडक्शन दो। एक्सपेंडिचर 1 लाख रुपीज का है तो कंपनी डिडक्शन क्लेम करेगी, डिडक्शन। और कितने का? 1 लाख का। जो भी खर्चा होता है, इंटरेस्ट आपने पे किया, उसको एज जब पीजीबीपी की इनकम निकाली जाएगी। और डिडक्शन कौन सी इनकम में से कंपनी क्लेम करेगी? पीजीबीपी की इनकम से। इनकम को अर्न करने के लिए उसने डिबेंचर्स के लिए इश्यू किया था, कैपिटल को एक तरीके से मनी को रेज करने के लिए। उस पर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो जो भी इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो बिजनेस का खर्चा है और वो बिजनेस की इनकम में से माइनस किया जाएगा। डिबेंचर होल्डर की ये इनकम बन जाएगी। और किस सोर्स की इनकम हो जाएगी? अदर सोर्सेस की। उसको इस इनकम को डिस्क्लोज करना चाहिए 1 लाख रुपए की। कितनी इनकम हो गई? 1 लाख रुपए की। और डिस्क्लोज करना चाहिए अदर सोर्सेस के अंदर। लेकिन अगर ये डिबेंचर होल्डर इस इनकम को डिस्क्लोज नहीं करता है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को फिर कैसे पता चलेगा कि 1 लाख रुपए इसने वास्तव में अर्न किया था? देखो, फिर अगर हम इन्वेस्टिगेशन करें, स्क्रूटनी करें, फिर तो बहुत पता चल जाती है। लेकिन ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी जाए कि डिबेंचर होल्डर बेईमानी कर ही नहीं पाए, इसको अपनी आईटीआर में इस 1 लाख रुपए को डिस्क्लोज करना ही पड़े। हम पहले आदमी को गलती करने का मौका दें और बाद में फिर इन्वेस्टिगेशन करें, फिर उससे हम इंटरेस्ट लें, पेनल्टीज लें, उससे हम और भी फाइन वगैरह लें, क्या फायदा? सिचुएशन ऐसी क्रिएट करो कि वो आदमी बेईमानी कर ही नहीं पाए। आप ट्रैफिक में देखते हो, ट्रैफिक पुलिस वाला अगर चौराहे पे खड़ा होता है तो आप उस चौराहे को कभी भी क्रॉस नहीं करते हो। आप ध्यान रखते हो कि हमने रेड लाइट को जंप किया तो वो हमें पकड़ लेगा। इसी तरीके से हेलमेट लगा के रखते हो। आप अगर कार चला रहे हो तो आप सीट बेल्ट लगा के रखते हो, अगर चौराहे पे आपको दिखाई पड़ जाता है ट्रैफिक पुलिस वाला है। लेकिन आपने कई बार देखा होगा, मैंने तो दिल्ली शहर में देखा है कि ट्रैफिक पुलिस वाले क्या करते हैं, चौराहे पे नहीं खड़े होते हैं, वो थोड़ी दूर जाके पेड़ के पीछे जाके खड़े हो जाते हैं, छुप के खड़े हो जाते हैं। अब क्या करते हैं, जैसे ही आप रेड लाइट जंप करते हो एकदम सामने आ जाते हैं और सामने आते हैं फिर आपका चालान काटते हैं, या जो भी आपके बीच में ट्रांजैक्शन होता है उस तरीके से मामले को सुलझाया जाता है। यह तरीका गलत हो गया। वो ये मौका दे रहे हैं कि आप रेड लाइट जंप करो, फिर उसके बाद आपसे फाइन लिया जाए। मैं ब्राइबरी की बात ही नहीं कर रहा हूं, चलो मैं तो चालान की बात कर रहा हूं। वो चालान ही काट रहे हैं प्रॉपर तरीके से कि नहीं आपने रेड लाइट को जंप किया है। लेकिन वो पेड़ के पीछे छुप के खड़े क्यों हुए? उन्होंने इस बात का मौका आपको क्यों दिया कि आप रेड लाइट जंप कर लो? उसी समय कोई एक्सीडेंट हो जाता, आपकी गलती थी, लेकिन पुलिस वालों की गलती भी तो है। वो भी तो अटेंटिव होने चाहिए ना, उस समय वहां खड़े हों, उनका एक फियर होना चाहिए लोगों के बीच में, जिससे कि वो रेड लाइट को जंप नहीं करें, हेलमेट लगा के रहें, सीट बेल्ट लगा के रखें। आप समझो, तो दो तरीके से काम हो सकता है। पहले हम गलती करने की छूट दे दें, सिचुएशन क्रिएट कर दें, उसके बाद आपसे बोलें कि आपने गलती करी थी इसलिए आपको फाइन देना पड़ेगा, पेनल्टी देनी पड़ेगी। एक तरीका यह होता है सिचुएशन ऐसी क्रिएट की जाए कि सामने वाला गलती ही नहीं करे। तो अगर पुलिस वाले चौराहे पे ही खड़े रहेंगे, इंटरसेक्शंस होते हैं, रेड लाइट्स होती है, वहीं खड़े रहेंगे, तो वहां पे आदमी को दिखाई पड़ जाएगा सामने खड़े हुए हैं, और वो किसी भी कॉस्ट में किसी भी तरीके की कोई भी इस तरीके काम नहीं करेगा कि उसकी लाइफ को रिस्क हो या औरों की लाइफ को रिस्क हो। तो अगर 1 लाख रुपए पे वो टैक्स पे नहीं करता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में असेसिंग ऑफिसर कहता है कि मुझे लग रहा है, तो वो मैं इसका स्क्रूटनी करूंगा, वहां पे डॉक्यूमेंट्स मंगाए जाते हैं, बात खुल जाती है।
वो एक्सेप्ट कर लेता है, ये भी तरीका है। फिर जो आपने इनकम को छुपाया था, अंडर रिपोर्टिंग करी थी या मिस रिपोर्टिंग करी थी, उसके अकॉर्डिंग आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। लेकिन ये सिचुएशन क्रिएट ही क्यों हो? तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्या कहा, कंपनी से कहा, कंपनी को हम आगे से बोलेंगे पेयर, और डिबेंचर होल्डर को हम क्या बोलेंगे, पेई। कंपनी से कहा कि जब आप 1 लाख रुपए दोगे अपने डिबेंचर होल्डर के लिए, तो यहां पे आप एक टैक्स माइनस कर लोगे एट द रेट ऑफ 10%। और यह बात लिखी हुई है अंडर सेक्शन 193 के अंदर। 193 एक सेक्शन बना दिया गया, उसमें लिख दिया गया कि जब भी आप डिबेंचर होल्डर को पेमेंट करोगे तो एक रेट हम दे देते हैं, फिक्स रेट है वो 10%, उससे एक टैक्स माइनस कर लोगे। उसने कंपनी ने क्या किया, 10,000 रुपीज को माइनस कर लिया, अब बचा 90,000। 90,000 तो इसको पे कर दिया। अब इसके हाथ में जो रिसीव हुआ, रिसीव्ड, अब मैं इनकम नहीं लिख रहा हूं, मैं कितना लिख रहा हूं, रिसीव्ड 90,000। कंपनी ने अभी 1 लाख रुपए ही पे किया है, लेकिन डिबेंचर होल्डर के हाथ में जाके पहुंचा 90,000, और 10,000 जो रुपए था वो उसने किसको पे कर दिया, वो पे कर दिया गवर्नमेंट के लिए, या कह सकते हो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए। उसका 10% टीडीएस माइनस कर लिया। अब ध्यान से सुनना, इस तरीके से जो डिबेंचर होल्डर था उसके हाथ में 90,000 पहुंचे, और उसका जो टैक्स था वो 10,000 रुपए ऑलरेडी किसके पास पहुंच गया, सरकार के पास पहुंच गया। ये मिस्टर डिबेंचर होल्डर का ही पेमेंट है, लेकिन डिबेंचर होल्डर के हाथ में नहीं गया, वो सरकार के पास पहुंच गया। अब क्योंकि सोर्स कौन है, कंपनी जो दे रही है पेमेंट, उसने वहीं पे टैक्स को माइनस कर लिया, इसलिए इस जो टैक्स को डिडक्ट किया गया है इसको कहा जाता है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। इसका फायदा क्या हुआ यह समझना बहुत जरूरी है। फायदा यह हुआ कि जैसे ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास, गवर्नमेंट के पास बोलो या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास 10,000 रुपए आया, सरकार को यह पता है कि अंडर सेक्शन 193 आया है, सरकार को यह पता है कि जो रेट था वो 10% था, और सरकार को यह पता है कि जो डिबेंचर होल्डर है उसका ये पैन है, वो आपको पैन के नाम से जानता है। जो कंपनी होगी उसने आपका पैन भी दे दिया हुआ सरकार के लिए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास 4 बातें पता चल गई कि एक हमें आदमी है कोई, उसका 10,000 रुपए आया है, 193 के अंदर आया है, 193 में रेट 10% होता है, और किसका है उसके पर्टिकुलर्स पेन से पता चल गया कि इस आदमी का हमारे पास आया है। अब असेसिंग ऑफिसर मैथमेटिक्स लगाएगा, वो इनकम निकाल लेगा आपकी कि आपको कितना पेमेंट मिला होगा। वो कहेगा 10,000 इंटू 100/90, 10% से कटा तो जो आपको मिला वो आपके लिए कितना हो, वो 10 वो 90 कर। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करेगा, 100/10, 10% अगर 10,000 के इक्विवेलेंट है तो एक्चुअली में कितना पेमेंट दिया गया होगा, 100/10 कर दो, और कितना पता चल गया, 1 लाख रुपए। अब असेसिंग ऑफिसर को यह बात पता है कि डिबेंचर होल्डर को जो पेमेंट दिया गया था वो 1 लाख रुपए का पेमेंट दिया गया था। अब वो जब भी उसकी आईटीआर चेक करेगा तो सबसे पहले यह देखेगा 1 लाख रुपए की इनकम को डिस्क्लोज किया गया है या नहीं किया गया। अब इस इनकम का एक डॉक्यूमेंटेशन हो गया, ये रिकॉर्ड हो गई। अब डिबेंचर होल्डर को इस इनकम को डिस्क्लोज करना ही पड़ेगा। डिबेंचर होल्डर के पार्ट पे अगर मैं आपको बताऊं, उसको 90,000 रुपए रिसीव हुए, अब वो अपनी इनकम निकालेगा। वो इनका 90,000 रुपए नहीं है, इनकम तो उसकी 1 लाख रुपए ही है, 10,000 रुपए तो उसके नाम से टैक्स पहुंच गया है। वो कहेगा कि मुझे 90% रिसीव हुआ। लॉजिक समझने की कोशिश करो, 10% से कोई चीज माइनस हुई, जो आपको मिला वो 90% मिला। तो अगर 90% आपका 90% 90,000 के बराबर है तो एक्चुअली आपका अमाउंट कितना होना चाहिए था, 100/90। उसको तो मुझे 1 लाख रुपए मेरी इनकम हो रही है। अब कंपनी पूरे स्टार्टिंग में 1 लाख रुपए नहीं देगी, जो मैंने स्टार्टिंग में लिखा 1 लाख रुपए। कंपनी 10% रेट फिक्स्ड है। असेसिंग ऑफिसर को पता चल जाएगा कि एक्चुअली में 1 लाख रुपए दिया गया था, और जो डिबेंचर होल्डर है उसे भी पता चल जाएगा मैथमेटिक्स लगा के, रिवर्स कैलकुलेशन करके कि मेरी इनकम 1 लाख रुपए हुई है। अब वो इस इनकम को डिस्क्लोज तो करेगा ही करेगा। क्यों डिस्क्लोज करेगा, रीजन इज वेरी क्लियर, क्योंकि पता है कि असेसिंग ऑफिसर के पास डिटेल्स पहुंच चुकी हैं। उसको पता है कि 10,000 रुपए टीडीएस आया था, इसका मतलब 1 लाख रुपए रिसीव हुआ था, इस इनकम को मैं छुपा नहीं सकता हूं।
लेकिन आगे की कहानी क्या होगी, असेसमेंट ईयर में जब ये आदमी अपनी इनकम निकालेगा और टैक्स पे करेगा, सपोज करते हैं इसकी पीजीबीपी की इनकम थी 6 लाख रुपए और इसकी जो अदर सोर्सेस की इनकम है जो अभी अभी हमने निकाली वो 1 लाख रुपए है। 90,000 रुपए नहीं लिखेगा सर, आए तो 90 आए लेकिन इनकम तो 1 लाख, 10,000 रुपए का होगा क्या, मैं आपको समझाता हूं। यहां अपनी जीटीआई लिख लेगा 7 लाख रुपीज। फिर यहां मैं उससे पूछूंगा डिडक्शंस वगैरह कोई माइनस किया था, हम इस क्वेश्चन को इजी करने के लिए कहते हैं डिडक्शंस माइनस नहीं हुआ था, तो हमने टोटल इनकम निकाल दी उस पर्सन की जिसको इंटरेस्ट रिसीव हुआ था और उसके हिसाब से टोटल इनकम आ गई 7 लाख रुपए। वो 7 लाख रुपए पे अपना टैक्स निकालेगा। अब मैं ये मानना हूं रेजिडेंट है, उम्र 60 से कम है, तो 5 लाख तक का टैक्स तो 12,500 हो गया और 2 लाख रुपए का टैक्स कितना हो गया 20% के रेट से 40,000, क्योंकि 5 लाख रुपए तक का 12,500, 5 लाख से 10 लाख के बीच में 20%, 2 लाख का 20% 40,000 और ये हो गया 52,500। अब इसमें 4% को ऐड किया जाएगा। 4% को ऐड करेंगे तो कितना आएगा ये भी समझ लो, 52,500 इंटू 4% और ये आ गया 2,100। 2,100 प्लस 52,500 और टैक्स निकल के आ गया 54,600। लेकिन ऑलरेडी कितना टैक्स उसके पास किसे जा चुका है, टीडीएस, जो सरकार के पास ऑलरेडी पहुंच चुका है। डायरेक्टली नहीं पहुंचा, इनडायरेक्टली पहुंचा। वैसे डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है डायरेक्टली सरकार को पे करना, लेकिन टीडीएस एक ऐसा है कि जहां पे डायरेक्ट टैक्स भी इनडायरेक्ट टैक्स के तरीके से बिहेव करता है। जब आपने अपने रेस्पेक्टेड टीचर से जीएसटी की क्लास ली होगी तो उन्होंने पहले यही डिफरेंस बताया होगा, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का डिफरेंस क्या होता है। जो डायरेक्टली पे कर रहे हैं और इनडायरेक्ट टैक्स में आदमी अपनी जेब से पे करके बाद में रिकवर कर लेता है, या ये कर लो कि हम इनडायरेक्टली पे कर रहे हैं। आप रेस्टोरेंट में जाते हो, आपको जीएसटी पे करना है, आप डायरेक्टली सरकार को पे नहीं कर रहे हो, आप रेस्टोरेंट ओनर को पे करते हो, आगे वो गवर्नमेंट को पे कर देता है, तो यहां पर इनडायरेक्ट टैक्स के तरीके से पे हो रहा है। कितना 10,000। वो कहेगा देखो मेरा पैन चेक कर लो, आप मेरे पैन पे 10,000 रुपए की एंट्री हो रही होगी, अब मुझे उसको वापस करो, क्यों एक्चुअली टैक्स में पे कर रहा हूं। अब वो 10,000 रुपए इसने माइनस कर लिए और टैक्स पेबल कितना निकल के आ गया, टैक्स पेबल निकल के आ गया 44,600। समझ में आया जो मैंने कहा। 10% के रेट से माइनस करके असेसिंग ऑफिसर को यह पता चल गया कि उसको 1 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ था। अब असेसिंग ऑफिसर जैसी उसकी आईटीआर देखेगा, सबसे पहले उसकी निगाह यहां पे जाएगी कि 1 लाख रुपए ये डिस्क्लोज किए गए या नहीं किए गए, और असेसी भी डिस्क्लोज करेगा। उसको 10,000 रुपए का एंड में जाके क्या क्लेम करना है, क्रेडिट क्लेम करना है। वो कहता है जब टैक्स पहुंच ही चुका है तो इनकम को डिस्क्लोज ही कर दो थोड़ा सा। अब वो 10,000 रुपए का बेनिफिट ले लेगा, ऊपर अपनी इनकम 1 लाख रुपए दिखा देगा। और ये क्यों करना, उसकी मजबूरी हो गई कि सरकार के पास टैक्स पहुंच चुका है, भले ही एक्चुअल रेट से नहीं पहुंचा है, 10% से पहुंचा है, लेकिन असेसिंग ऑफिसर को पता चल गया कि इसका मतलब आपकी इनकम 1 लाख रुपए हुई थी, अब आपकी आईटीआर में 1 लाख रुपए वो ढूंढेगा, इसलिए आप चाहोगे इस इनकम को कम से कम डिस्क्लोज कर दूं। तो टीडीएस का मेन पर्पज होता है टैक्स एवेजन को रोकना, टैक्स की चोरी को रोकना। और ये जो कुछ मैंने यहां पे टीच किया, आई होप एग्जैक्टली आपको समझ में आया होगा। जो मैंने पहले कहा कि आदमी को हम गलती करने का मौका दें और बाद में उससे पेनल्टी ले, इससे अच्छा सिचुएशन ऐसी क्रिएट कर दें। और यहां सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई, जब मुझे पता है ये ट्रांजैक्शंस की इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास है, तो उस ट्रांजैक्शंस को मैं जानबूझकर डिस्क्लोज करूंगा, जिससे किसी भी तरीके की प्रोसीडिंग्स मेरे अगेंस्ट इनिशिएट नहीं की जाए। टीडीएस सबसे एंड में माइनस किया जाएगा, सरचार्ज, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एड, जो अल्टीमेट टैक्स लायबिलिटी होती है वो आपको पे करनी है। 10,000 रुपए टैक्स डिपार्टमेंट के पास पहुंच चुका है, आई एम रेडी टू पे बैलेंस अमाउंट दैट इज 44,600। अब बच्चे कहते हैं हैंड रेज करके, सर हमारा एक डाउट है, इतने सालों से पढ़ाने का यही बेनिफिट होता है, जो 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 बहुत सालों से पढ़ा रहे होते हैं उनको कम से कम एक बेनिफिट होता है कि उनको ये पता होता है स्टूडेंट्स के दिमाग में क्या डाउट आने वाला है। और वो डाउट आपके दिमाग में क्या आया, सर ये कंपनी से कह दे कि आप टीडीएस माइनस ही मत करो, ये कुछ इस तरीके की आपस में सेटिंग कर लें। डिबेंचर होल्डर्स ने सब कुछ करते हैं, कंपनी से बोल दिया, रिलेशंस वगैरह हैं। तो मैं आपसे हमेशा कहता हूं, जैसे ही मैंने यहां पे पीजीबीपी लिखा, आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। पीजीबीपी में सेक्शन 40 आप जाके देखो, फिर
जो उसके क्लॉज 1 और सब क्लॉज भी पढ़ाए थे। जब भी किसी आदमी को पेमेंट दिया जाता है जिस पर टीडीएस माइनस होता था एंड टैक्स वाज नॉट डिडक्टेड और डिडक्टेड बट नॉट डिपॉजिटेड टिल द लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, तो नॉन रेसिडेंट को पेमेंट दिया जाता था तो पेमेंट हमेशा पूरा का पूरा डिसअलाउ कर देते थे, और रेजिडेंट को दिया जाता था तो 30% डिसअलाउ करते थे। अगर आपने टीडीएस माइनस नहीं किया तो फिर आपको एक्सपेंडिचर का बेनिफिट नहीं मिलेगा। कंपनी से असेसिंग ऑफिसर पूछेगा, हाँ 1 लाख रुपए का डिडक्शन आपने क्यों लिया है? कंपनी कहेगी हमने डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट दिया था, ठीक है माइनस होना चाहिए, लेकिन सेक्शन 40 ये कहता है इस डिडक्शन का बेनिफिट तभी मिलेगा जब आपने टैक्स माइनस किया होगा सोर्स पे। तो अगर कंपनी से आप रिक्वेस्ट करते भी हो कि भाई चीटिंग कर लो थोड़ी सी, एक छोटी सी बात मान जाओ, पेमेंट पूरा दे दो, यू प्लीज डोंट डिडक्ट द टैक्स एट सोर्स, तो कंपनी मना कर देगी, पेयर आपसे मना कर देगा। वो कहेगा जो पेमेंट मैं आपको दे रहा हूं मेरे लिए तो वो एक्सपेंडिचर है ना, तो अगर मैंने वो माइनस नहीं किया तो मुझे एक्सपेंडिचर का बेनिफिट ही नहीं मिलेगा। और मोर ओवर डिसअलाउ तो कर दिया जाएगा, और टीडीएस चैप्टर में आगे आपको पेनल्टी पढ़ने को मिलेंगी कि अगर आपको टीडीएस माइनस करना था, यू आर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट द टैक्स एट सोर्स, और आपने माइनस नहीं किया या माइनस करके डिपॉजिट नहीं किया विद इन टाइम लिमिट, तो आपके ऊपर इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा, पेनल्टीज भी लग सकती है आपके ऊपर। 2 जगह फंसोगे पीजी, ये बात तो पीजी बीपी में भी मैंने बताई थी, और मैंने सेक्शन 40 में कहा भी था बेटा, मैं दोबारा से ये बातें टीडीएस में आपको बताऊंगा। अगर टीडीएस पेयर ने डिडक्ट नहीं किया या डिडक्ट करके डिपॉजिट नहीं किया, 2 जगह फंसेगा। एक तो वो कहां फंसेगा, उसको पीजीबीपी में उस खर्चे का बेनिफिट नहीं मिलेगा, उसकी अपनी टैक्सेबल इनकम इंक्रीज कर जाएगी, टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी। मोर ओवर टीडीएस के अंदर जो पेनल्टी प्रोविजंस हैं और फीस वगैरह के प्रोविजंस हैं वो उसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो कंपनी तो हाथ जोड़ देगी, भाई साहब हम तो माइनस करेंगे ही करेंगे क्योंकि हमें 1 लाख का बेनिफिट चाहिए, फिर टीडीएस की पेनल्टी भी पे करने का हमें शौक नहीं है। और जैसे ही 10,000 रुपए माइनस होंगे, अब असेसी जो डिबेंचर होल्डर है उसको भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा। उसको डिस्क्लोज क्यों करना पड़ेगा? अब ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड हो चुका है, आपके पैन के नाम से 10% टैक्स 10,000 रुपए असेसिंग ऑफिसर के पास पहुंच चुका है, उसको पता है कि आपने 1 लाख रुपए को रिसीव किया था। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ टीडीएस। टीडीएस जब भी कोई आपसे पूछे क्यों बनाया गया, उसके पीछे लॉजिक क्या है, तो ये क्लास दिखा देना, और अगर समझ में आ गई तो आगे समझा देना। दिस इज द रीजन कि टीडीएस को टैक्स एवेजन, टैक्स की चोरी को रोकने के लिए बनाया गया, जिससे हर आदमी अपने ट्रांजैक्शंस को टाइम से और पूरा का पूरा डिस्क्लोज करे बिफोर द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। अगर यह बात आपको सारी अच्छे तरीके से समझ में आती है तो मैं आपको टैक्स के प्रोविजन डिटेल में पढ़ा सकता हूं, लेकिन एक छोटी सी बात मैं आपको और बताऊंगा। कई बार यह भी हो सकता है कि उसका टैक्स तो माइनस हो गया, लेकिन उसकी टैक्स लायबिलिटी 10,000 से कम ही निकल के आती है, निकल के ही नहीं आती। एक मैं दूसरा ऑल्टरनेट लेता हूं। असेसमेंट ईयर में उस आदमी ने क्या किया? असेसमेंट ईयर उसने कहा कि जो मेरी पीजीबीपी की इनकम है, वो पीजीबीपी की इनकम 6 लाख रुपए है, सपोज करते हैं, सेम 4 लाख रुपए ले लेता हूं, और मेरी जो इंटरेस्ट की इनकम है वो 1 लाख रुपए है। अब उसकी जीटीआई कितनी हो गई? 5 लाख। डिडक्शंस में चलो फिर नील मान लेता हूं। टोटल इनकम 5 लाख। उसने कहा मेरा टैक्स हो गया 12,500 और मुझे यहां से रिबेट मिल जाएगी अंडर सेक्शन 87A 12,500। मेरी टैक्स लायबिलिटी नील हो गई, लेकिन टीडीएस उसका माइनस हो चुका है। जिस समय कंपनी ने 10,000 रुपए माइनस करे, उस समय कंपनी को क्या पता है इसकी टैक्स लायबिलिटी किस रेट से होने वाली है। अगर ये इंडिविजुअल है तो हो सकता है 5%, 0%, 20%। उसने 10% से टैक्स माइनस कर लिया, लेकिन यहां 87A की वजह से रिबेट उसकी 0 हो गई। अब वो यहां माइनस करेगा टीडीएस। 10,000 रुपए टैक्स इसका पहुंच चुका है। अब वो कहेगा देखो टैक्स मुझे 0 पे करना था, लेकिन टैक्स आपके पास पहुंच चुका है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहेगा चिंता मत करो, आपने यहां लिखा था पेएबल, अब यहां पेएबल मत लिखो, अब यहां पे क्या लिख दो आप? रिफंड लिख दो, रिफंड। और कितना रिफंड मिल जाएगा आपके लिए? 10,000 रुपए आपको रिफंड कर दिया जाएगा। इसमें थोड़ा नुकसान हो गया क्योंकि आप पे 10,000 रुपए जो पहले चले गई उसका इंटरेस्ट का तो लॉस हो रहा है आपको, लेकिन वो आप इंटरेस्ट डिमांड नहीं कर सकते हो कि हमारा टीडीएस क्यों माइनस कर लिया। ये रिफंड अगर एक टाइम लिमिट के अंदर नहीं मिलेगा, एक टाइम लिमिट है रिफंड देने की, इतने टाइम के अंदर देंगे तो आपको इंटरेस्ट मिल सकता है, वो बात की कहानी है। लेकिन आप ये बोलो कि हमारा टीडीएस बनना ही नहीं चाहिए था,
उस समय क्या पता आपकी टैक्स लायबिलिटी जीरो होगी। अगर आप पीजीबीपी की इनकम 10 रुपए भी ज्यादा कमा लेते, अगर आपकी जीटीआई 5,10,000 भी हो जाती, टोटल इनकम 5 लाख रुपए, तो रिबेट का बेनिफिट ही नहीं मिलता आपके लिए। 5 लाख तक रिबेट का बेनिफिट मिलता है, उसके बाद रिबेट का बेनिफिट मिलना बंद हो जाता है। तो उस समय आपका टीडीएस माइनस हो गया, सरकार बाद में वापस कर देगी, बट इस 10,000 रुपए पे अभी आप रिफंड को क्लेम नहीं, वो इंटरेस्ट नहीं मांग सकते हो कि 10,000 रुपए पे हमें इंटरेस्ट दो, आपने हमारे पैसे को एंजॉय किया। तो अगर आपका टीडीएस जो था उससे ज्यादा टैक्स लायबिलिटी है तो माइनस कर लो, वो टैक्स पेबल निकल के आ जाएगा। जो आपका टैक्स माइनस हो गया उससे कम की लायबिलिटी निकल के आती है, जीरो की निकल के आती है, जो नेगेटिव वैल्यू निकल के आएगी वो एक्चुअली में रिफंड हो जाएगी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बाइज्जत वो पैसा आपको वापस करेगा। और जो टाइम लिमिट वापस करने का एक्ट में दे रखा है उस टाइम में वापस नहीं करता है, उसके बाद हो सकता है आपको इंटरेस्ट भी पे किया जाए। तो वो सारी एडवांस बातें हैं जो आगे हम करते रहेंगे, लंबा चैप्टर है। वैसे चैप्टर तो हर टीचर के हाथ में होता है, वो 2 घंटे में खत्म करे, 20 घंटे में खत्म करे। हाँ, कम से कम 2 घंटे में खत्म नहीं करने वाला हूं मैं, टाइम लगाने वाला हूं टीडीएस के ऊपर। तो 193 के एग्जाम्पल से मैंने समझाया कि जब भी किसी को इंटरेस्ट डिबेंचर्स पर दिया जाएगा 10% के रेट से माइनस किया जाएगा। तो अगर मैं आपको 193 की लैंग्वेज दिखाऊं, लैंग्वेज में क्या लिखा हुआ है, इससे पहले मैंने 2 सेक्शन छोड़ दिए, 192 छोड़ दिया, 192A। क्यों? क्योंकि पहले आप लॉजिक समझो, लॉजिक समझ में आ गया तो डेफिनेटली आपको सारे सेक्शन समझ में आ जाएंगे। तो सबसे पहले लिखा हुआ है द पर्सन रेस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग टू, रेस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग, जो भी पर्सन पे कर रहा है, इसको आगे से बोलेंगे पेयर, जो पे कर रहा है। अब किसको पे कर रहा है? टू ए रेसिडेंट। दूसरी बात लिखी हुई है टू ए रेसिडेंट, इसलिए मैंने एग्जाम्पल में बोला भी था मैं रेजिडेंट मानना हूं इसके लिए। सर नॉन रेजिडेंट को पेमेंट करें तो भी टीडीएस करता है, तब सेक्शन दूसरा हो जाएगा। अगर आप अभी माइनस कर रहे हो तो 193 होगा। और फिर इनकम का नाम सर कौन सा होना चाहिए? एनी इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। ये हो गया पे, दूसरा वाला हो गया पे। पेयर कोई भी हो, जिसको दिया गया हो, वो चाहे इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो, कंपनी हो, फर्म हो, लेकिन रेसिडेंट होना चाहिए। कौन सी इनकम? इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, उसमें से माइनस किया जाएगा। फिर आखिरी बात आप पूछ सकते हो किस रेट से माइनस किया जाएगा? एट द रेट ऑफ 10%। ये 4 बातें अगर आपको समझ में आती हैं तो बहुत अच्छे तरीके से टीडीएस आपने समझना शुरू कर दिया। हमेशा जब भी कोई सेक्शन देखो ये 4 बातें पूछो। पहली बात, कौन पे कर रहा है? कोई भी जो सिक्योरिटी इश्यू कर सकता है। फिर किसको दिया जा रहा है पेमेंट? तो 193 में हम टीडीएस तभी माइनस करेंगे जिसको दिया गया हो वो रेसिडेंट हो, फिर चाहे रेसिडेंट इंडिविजुअल हो, रेसिडेंट एचयूएफ हो, रेसिडेंट फर्म हो, रेसिडेंट एओपी हो। सर कौन सी इनकम में से माइनस करने की पावर पेयर को दी गई है? इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, डिबेंचर्स हो गया, बॉन्ड्स हो गया, शेयर्स नहीं, उस पर तो डिविडेंड होता है, उसका सेक्शन तो 194 हो जाएगा नेक्स्ट वाला। 193 सिक्योरिटीज पे जो इंटरेस्ट पे किया जाता है उसका। सर किस रेट से माइनस होगा? रेट लिखा हुआ है 10%। फिर एक छोटी सी बात और लिखी हुई है कि कब कब टीडीएस इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड। टीडीएस इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड अंडर सेक्शन 193। टीडीएस कब माइनस नहीं किया जाएगा? तो वो क्या कह रहे हैं? नो टैक्स शैल बी डिडक्टेड फ्रॉम एनी इंटरेस्ट पेबल टू एन इंडिविजुअल एचयूएफ। पहले बात हो गई कि जिसको पे किया गया वो इंडिविजुअल एचयूएफ हो। हु इज रेजिडेंट, वो तो होना ही चाहिए क्योंकि 193 में रेजिडेंट में माइनस होता है। ऑन डिबेंचर्स इश्यूड बाय ए कंपनी, डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट पे किया गया हो, और कोई सिक्योरिटी है तो नहीं, डिबेंचर्स पे। और वो कंपनी कैसी होनी चाहिए? इन विच पब्लिक आर सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड। दूसरा नेचर ऑफ इनकम हो गई। तीसरा जो कंपनी पे कर रही है वो कैसी होनी चाहिए? वो होनी चाहिए इन विच पब्लिक आर सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड। प्राइवेट लिमिटेड नहीं होनी चाहिए, पब्लिक होनी चाहिए। जिसमें पब्लिक सब्सटेंशियली इंटरेस्ट होती है वो भी पब्लिक कंपनी होती है। ये तीनों बातें हो। फिर एक बात और है, इंटरेस्ट इज पेड बाय कंपनी बाय एन अकाउंट पे चेक। जो आपको इंटरेस्ट दिया गया हो वो अकाउंट पे चेक से दिया गया हो। चौथी बात। और आखिरी बात लिखी हुई है द अमाउंट ऑफ सच इंटरेस्ट और एग्रीगेट ऑफ द अमाउंट। अगर इंटरेस्ट कई बार मिला है साल में तो उन सबको जोड़ लो। डज नॉट एक्सीड 5,000। ये 5,000 रुपए को एक्सीड नहीं करता। अगर ये 5 बातें सही हैं तो उस केस में जो इंटरेस्ट मिलेगा टीडीएस माइनस नहीं होगा। इस बात को भी समझो आप, ऊपर जो एग्जाम्पल लिखा है उसी की हेल्प से। मैंने फिर यहां पे लिखा है कंपनी।
और यहां पे लिखा मैंने रेसिडेंट इंडिविजुअल। मैं जो बात समझाना चाहता हूं समझने की कोशिश करना। कंपनी ने इंटरेस्ट पे किया 4,000 रुपए का, या तो ये मान लो एक साथ पे किया, या फिर एक पहले 1,000 फिर 1,200, मतलब पूरे साल में 4,000 रुपए पे किया। ये कंपनी जो है ये पब्लिक लिमिटेड है। पहली कंडीशन, जो पेयर है वो रेसिडेंट और इंडिविजुअल ले लिया, इंडिविजुअल एचयूएफ होना चाहिए। डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स ये भी ले लिया। 5,000 रुपए को एक्सीड नहीं करता है, अकाउंट पे ही चेक से पेमेंट दिया गया है। सारी कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। जो जो कंडीशंस लिखी हैं वो कंडीशंस देख लो। पहली कंडीशन दे रखी है इंडिविजुअल एचयूएफ, हां सही है। दूसरा डिबेंचर्स पे होना चाहिए, कंपनी पब्लिक का सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड, अकाउंट पे ही चेक से दिया गया, 5,000 रुपए को एक्सीड नहीं करता, और सब सेटिस्फाइड है। तो कंपनी इसमें से टीडीएस माइनस नहीं करेगी। अब इसके हाथ में पूरा 4,000 रुपए रिसीव हो जाएगा। इट डज नॉट मीन कि ये नॉन टैक्सेबल हो गया, ये बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं। कई बच्चे ये समझते हैं अब टीडीएस माइनस नहीं हुआ ये नॉन टैक्सेबल हो गया। गलत, टीडीएस माइनस नहीं हुआ बट इनकम तो अभी भी टैक्सेबल है, अपने हाथ से वो टैक्स पे करेगा। इस बात को समझाऊंगा, लेकिन पहले थ्योरेटिकली समझो मेरी बात के लिए ये क्यों प्रोविजन बनाए गई हैं। देखो, अकाउंट पे ही चेक से दिया गया तो अब बैंक में तो आएगा ही आएगा। तो अगर डिस्क्लोज नहीं करेगा 4,000 रुपए को, तो बैंक स्टेटमेंट देख के असेसिंग ऑफिसर पूछ लेगा कि भैया 4,000 रुपए का ये मिला था, ये आपने डिस्क्लोज क्यों नहीं किया है। एक तरीके से असेसिंग ऑफिसर पर अभी इंफॉर्मेशन नहीं पहुंची, लेकिन बाद में पहुंचने के तो चांसेस हैं अगर वो अकाउंट्स को देखता है तो। और इतना छोटा सा अमाउंट है, हो सकता है इस आदमी की टैक्स लायबिलिटी जीरो। अगर इसका आप टीडीएस माइनस कर लोगे तो उस पर बर्डन पड़ सकता है। इनको छोटा अमाउंट दिया जा रहा है, बहुत बड़ा अमाउंट नहीं दिया जा रहा है, और ऐसे मीडियम से दिया जा रहा है जिसका ट्रांजैक्शन ऑलरेडी रिकॉर्ड हो रहा है, अकाउंट पे चेक से दिया जा रहा है। तो सरकार ने कहा चलो अभी इसका टीडीएस माइनस मत करो, ये बेईमानी नहीं करेगा इतना, और होता टैक्स जीरो ही निकल के आए इसका, लेकिन इसका टैक्स जीरो निकल के नहीं आ रहा है। अब हमने इससे पूछा कि भाई साहब आपकी असेसमेंट ईयर आ गया, आपकी पीजीबीपी की इनकम कितनी है, इसने कहा 6 लाख रुपए। अब अदर सोर्सेज की इनकम इसकी लिखी 4,000, देखो अब टैक्सेबल हो गई 4,000। अब वो 20% वाले स्लैब में पहुंच गई तो टोटल इनकम निकल के आ गई 6,04,000। मैं ये मान रहा हूं इसने डिडक्शंस कोई भी नहीं करी थी, इसलिए डायरेक्ट मैंने जीटीआई नहीं निकाली, टोटल इनकम लिख दी। अब इसका टैक्स निकाल लेती है तो 12,500 तो ये हो गया, और 1,04,000 रुपए का 20% निकाल देते हैं, 1,04,000 इंटू 20%, ये आ गया 20,800 प्लस 12,500, ये हो गया 33,300। इसमें 4% ऐड किया 1,332, ये आ गया बेटा 34,632। अब यहां टीडीएस माइनस नहीं होगा, अब वो पे करेगा 34,632, राउंड ऑफ कर देना 630 कर देना। तो सर 4,000 रुपए टैक्सेबल हुए, हाँ टैक्सेबल हुए। जब 4,000 रुपए आपने यहां ऐड कर दिए, 5 लाख से ऊपर वाले में पहुंच गए तो 20% से टैक्सेबल हुए। लेकिन हमने उस समय टीडीएस माइनस क्यों नहीं किया? टीडीएस इसलिए माइनस नहीं किया क्योंकि जिसको बहुत छोटा इंटरेस्ट मिल रहा है, सरकार उसके जो एक कदे कैश इनफ्लो है उसको सरकार कम नहीं करना चाहती। आदमी के पास थोड़ा बहुत तो कैश होना चाहिए। अब इसमें से भी सरकार माइनस कर ले पैसा, थोड़ा सा 4,000 रुपए में से, उसके पास फिर बैंक में पैसा कम पहुंचेगा, बैंक में पैसा कम पहुंचेगा, उसको कैश की रिक्वायरमेंट हो सकती है। और अमाउंट बहुत बड़ा नहीं है, केवल 400 रुपए टीडीएस माइनस होता अगर 10% से किया भी जाता। और रिकॉर्ड तब भी हो रहा है क्योंकि अकाउंट पे चेक से दिया जा रहा है। अल्टीमेटली तो पकड़ा जाएगा अगर इसने अपनी इनकम को डिस्क्लोज नहीं किया। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हर सेक्शन में बताया गया होगा किस अमाउंट तक टीडीएस माइनस नहीं होगा, उसको थ्रेशोल्ड लिमिट बोलते हैं। बट इट डज नॉट मीन कि वो अमाउंट नॉन टैक्सेबल हो रहा है। टीडीएस माइनस नहीं होने का मतलब ये हो गया कि अभी माइनस नहीं होगा, लेकिन आपके हाथ में जाकर डिपेंड करेगा कि वो एक्चुअल में टैक्सेबल हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आप सेक्शन पढ़ने का तरीका सीखो। सबसे पहले पेयर देखना, फिर नेचर ऑफ इनकम देखना, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स जहां तक 193 की बात है, फिर पे देखना रेसिडेंट पर्सन, फिर देखना रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, रेट ऑफ टीडीएस, फिर आखिर में देखना वो लिमिट जहां तक टीडीएस माइनस नहीं होगा। तो पहली लिमिट थी 5,000, लेकिन 5,000 डायरेक्टली नहीं है, कुछ कंडीशंस और भी सेटिस्फाइड है। इसके बाद कुछ और भी केसेज हैं, ये वाले केसेज जहां टीडीएस माइनस नहीं होता है।
जैसे कि नो टीडीएस शैल बी डिडक्टेड ऑन एनी इंटरेस्ट पेबल टू एन इंश्योरेंस कंपनी। अगर इंश्योरेंस कंपनी को इंटरेस्ट पे किया जा रहा है तो टीडीएस माइनस नहीं होगा। तो जो मेन पहला पॉइंट था वो मैंने आपको टीच करवा दिया कि कहां टीडीएस माइनस नहीं होता है। अगर इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए इंटरेस्ट डिबेंचर्स पे दिया जा रहा है, अकाउंट पे चेक से दिया जा रहा है, पब्लिक सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड ऐसी कंपनी से दिया जा रहा है और 5,000 रुपए को एक्सीड नहीं करता है तो टीडीएस माइनस नहीं होगा। बाकी के भी 3 केस सेकंड थर्ड फोर्थ खुद पढ़ना और याद करना, नोट्स बनाना। किसी भी तरीके का डाउट है तो मेरा ईमेल आईडी सब बच्चों को पता है, imsb003@gmail.com। टीडीएस बहुत डिटेल में आपको टीच करूंगा, पेपर में बहुत सारा हिस्सा आपके लिए मिलेगा। हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच। तो आज बात करते हैं टीडीएस ऑन डिविडेंड्स। पेपर में डेफिनेटली आएगा। इट इज अमेंडेड बाय फाइनेंस एक्ट 2020 और अमेंडमेंट के पीछे रीजन भी है। छोटा सा वो रीजन पहले भी बताया हुआ है, मैं दोबारा से डिस्कस कर लेता हूं। डिविडेंड जब इंडियन कंपनी से मिलता था तो अभी तक वो एग्जेम्प्ट हुआ करता था। इंडियन कंपनी से अगर डिविडेंड शेयर होल्डर के लिए मिलता था तो इंडियन कंपनी एक टैक्स पे करती थी जिसको कहा जाता था सीडीटी, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स अंडर सेक्शन 115O। और क्योंकि कंपनी कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स पे कर दिया करती थी इसलिए शेयर होल्डर्स के हाथ में ये एग्जेम्प्ट हुआ करता था अंडर सेक्शन 1034। हालांकि एक केस में टैक्सेबल भी था लेकिन उसकी बात नहीं करते हैं, जनरली एग्जेम्प्ट था। तो जब डिविडेंड शेयर होल्डर के हाथ में एग्जेम्प्ट है, देयर इज नो नीड टू डिडक्ट द टैक्स एट सोर्स। टीडीएस की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। जब कोई इनकम किसी एसएससी के हाथ में टैक्सेबल होगी तभी तो टीडीएस माइनस किया जाएगा। जब वो इनकम एसएससी के हाथ में एग्जेम्प्ट है और ऑलरेडी एग्जेम्प्टेड है और कोई कंडीशन है ही नहीं क्योंकि कंपनी ने सीडीटी पे कर दिया, इट इज एग्जेम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ द रेजिडेंट शेयर होल्डर। रेजिडेंट क्या, कोई भी शेयर होल्डर उसके हाथ में एग्जेम्प्ट होती थी। इसीलिए डिविडेंड का सेक्शन तो एग्जिस्ट करता था लेकिन टीडीएस माइनस नहीं किया जाता था क्योंकि वो शेयर होल्डर के हाथ में ऑलरेडी एग्जेम्प्ट था। लेकिन फाइनेंस एक्ट 2020 ने क्या किया, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स को खत्म कर दिया। नाउ इंडियन कंपनीज आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे द कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स ऑन द डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय देम। और क्योंकि कंपनी अब सीडीटी पे नहीं करेंगी तो उसका इंपैक्ट क्या होना चाहिए, कोई तो टैक्स पे करेगा। अब ये शेयर होल्डर के हाथ में एग्जेम्प्ट नहीं होगा, अब ये उनके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। जो भी जनरल रेट होता है, इंडिविजुअल है तो आप स्लैब लगा दो, एचयूएफ तो स्लैब लगा दो, फर्म को मिल रहा है 30% लगा दो। जो भी जनरल रेट है उस रेट से शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल होगा। और जैसे ही फाइनेंस एक्ट 2020 ने इसको टैक्सेबल किया तुरंत रिक्वायरमेंट हो गई सेक्शन 194 की, क्योंकि 194 ये बताता है डिविडेंड इनकम में से टीडीएस माइनस किया जाएगा और किस रेट से किया जाएगा। तो ये बहुत बड़ा एक चेंज है। अभी तक हम डिविडेंड टीच ही नहीं करते थे बच्चों के लिए क्योंकि हमें पता था डिविडेंड का सेक्शन वहां पे है, 194 एग्जिस्ट अभी भी कर रहा था। लेकिन क्योंकि डिविडेंड एग्जेम्प्ट है टीडीएस माइनस होगा ही नहीं, तो व्हाट इज द नीड टू टीच टू द स्टूडेंट्स। लेकिन क्योंकि इस साल से डिविडेंड इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द शेयर होल्डर, इसलिए अब जब भी पेमेंट देगी इंडियन कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के लिए, इट इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट द टैक्स एट सोर्स। तो उस सोर्स को पहले ही टीडीएस माइनस करके बैलेंस दिया जाएगा। इसलिए इस सेक्शन को बहुत सीरियसली पढ़ना। और कुछ अमेंडमेंट्स भी किए गए हैं सेक्शन में, इसलिए इसकी रिक्वायरमेंट एकदम से इंक्रीज कर जाती है। मैंने आपसे पहले भी कहा जब मैंने 193 आपको टीच किया इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज की, 5 बातें हमेशा पूछना। नेचर ऑफ इनकम, पेयर देखना, पेई देखना, फिर देखना रेट ऑफ टीडीएस, उसके बाद फाइनली देखना थ्रेशोल्ड लिमिट जिस अमाउंट तक टीडीएस माइनस नहीं किया जाता है। तो सबसे पहले पेयर की बात करते हैं। पेयर डेफिनेटली इंडियन कंपनी होगा, तो लिखा हुआ है द प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ एन इंडियन कंपनी। तो ये हो गया पेयर। पेयर प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ एन इंडियन कंपनी। सबसे पहले नेचर ऑफ इनकम, डिविडेंड, उसके बाद पेयर द प्रिंसिपल ऑफ एन इंडियन कंपनी, उसके बाद पेई। तो लिखा हुआ है बिफोर मेकिंग एनी पेमेंट एनी मोड, और आगे लिखा हुआ है टू ए शेयर होल्डर हु इज रेजिडेंट इन इंडिया, और ये हो गया पेई। तो सबसे पहले नेचर ऑफ इनकम, डिविडेंड, पेयर प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ एन इंडियन कंपनी, उसके बाद शेयर होल्डर हु इज रेजिडेंट इन इंडिया। तो मैंने कहा था आपसे ऑलरेडी कि जितने भी सेक्शंस मैक्सिमम आपको पढ़ाए जाएंगे उसमें पे ही रेसिडेंट होगा। सर नॉन रेसिडेंट को दिया जाए टीडीएस तो सेक्शंस डिफरेंट हो जाएंगे, रेसिडेंट को दिया जाएगा तो टीडीएस 194 में माइनस किया जाएगा। अब इसके बाद रेट ऑफ टीडीएस क्या होना चाहिए, तो रेट ऑफ टीडीएस में लिखा हुआ है 10% के रेट से टीडीएस माइनस किया जाएगा।
इज दैट क्लियर? और थ्रेशोल्ड लिमिट, उसको पढ़ाने से पहले एक छोटी सी बात मैं आपके लिए और बता दूं। वो बात यह है क्योंकि डिविडेंड इंक्लूड्स द डीम्ड डिविडेंड, डीम्ड डिविडेंड, यह भी बात सबको अच्छे तरीके से पता है। और सेक्शन होता है 222 और इसके 5 क्लॉज होते हैं, सब क्लॉज A B C D E। डिविडेंड इंक्लूड द डीम्ड डिविडेंड, डीम्ड डिविडेंड का सेक्शन होता है 222, क्लॉज A, क्लॉज B, क्लॉज C, क्लॉज D, क्लॉज E। और ये आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़े होंगे, आप सबको याद भी होंगे, मैंने भी आपको टीच किया हुआ है ABCD। तो डिविडेंड और डीम्ड डिविडेंड एक ही बात हो गई जहां तक टैक्सेड ट्रीटमेंट की बात है और TDS की बात है। जब हम कहते हैं डीम्ड डिविडेंड तो सारे वो ट्रीटमेंट होंगे जो डिविडेंड पे होते हैं, मतलब अभी तक इस पे भी कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स लगता था, इसलिए शेयर होल्डर के हाथ में एग्जेम्प्ट होता था। लेकिन अब डीम्ड डिविडेंड के ऊपर भी कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स पे नहीं किया जाएगा जब कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करेगी, इसलिए डीम्ड डिविडेंड भी टैक्सेबल होगा इन द हैंड्स ऑफ द शेयर होल्डर। इसलिए जब डीम्ड डिविडेंड को भी डिक्लेयर किया जाएगा, पे किया जाएगा, उस समय भी 194 में TDS माइनस किया जाएगा। और ये बात यहां पर लिखी हुई है, इसलिए पढ़ना जरूरी है। तो पूरा पैराग्राफ पढ़ते हैं। द प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ एन कंपनी बिफोर मेकिंग एनी पेमेंट बाय एनी मोड इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी डिविडेंड। तो पहले पॉइंट में डिविडेंड लिखा गया है और फिर उसके आगे लिखा हुआ है बिफोर मेकिंग एनी डिस्ट्रीब्यूशन और पेमेंट ऑफ एनी डिविडेंड विद इन द मीनिंग ऑफ सब क्लॉज ABCDE ऑफ क्लॉज 22 ऑफ सेक्शन 2। तो वो कह रहे हैं चाहे डिविडेंड पे किया गया हो चाहे डीम्ड डिविडेंड पे किया गया हो, दोनों के केस में आपको TDS माइनस करना पड़ेगा और एट द रेट ऑफ 10% माइनस करना पड़ेगा। अब आपको सारे पॉइंट्स पता चल गए। नेचर ऑफ इनकम डिविडेंड, पेयर प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ एन इंडियन कंपनी, पेई शेयर होल्डर, इसका रेसिडेंट होना जरूरी है। नेचर ऑफ इनकम में एक बात मैं बता दूं, डिविडेंड इंक्लूडिंग डीम्ड डिविडेंड, डिविडेंड के साथ साथ डीम्ड डिविडेंड भी इंक्लूड किया जाएगा सेक्शन 2 क्लॉज 22 सब क्लॉज ABCDE में जो डीम्ड डिविडेंड दे रखा है। पेयर प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ इंडियन कंपनी, पेई वो शेयर होल्डर जो इंडियन के अंदर रेसिडेंट होगा। और इसके बाद सर रेट ऑफ TDS क्या होगा, 10% के रेट से माइनस किया जाएगा। सर आखिरी बात और बता दीजिए, तो ये सेक्शन भी खत्म हो जाएगा। उसको कहा जाता है थ्रेशोल्ड लिमिट्स। थ्रेशोल्ड लिमिट्स का मतलब ये होता है कि वो अमाउंट जहां तक TDS माइनस नहीं होगा, इट डज नॉट मीन वो टैक्सेबल नहीं होगा, मतलब TDS के थ्रू टैक्सेबल नहीं हो रहा है। जो पेयर है वो पूरा अमाउंट आपके लिए दे रहा है, अब आप अपने हाथ से टैक्स पे करना असेसमेंट ईयर के अंदर। तो यहां पे लिखा हुआ है कि कब उसके अंदर TDS माइनस नहीं होगा, प्रोवाइड दैट नो सच डिडक्शन शैल बी मेड इन द केस ऑफ ए शेयर होल्डर बीइंग इंडिविजुअल। तो अगर इंडिविजुअल को पेमेंट दिया जा रहा है तो TDS माइनस नहीं किया जाएगा। और कब नहीं किया जाएगा, द डिविडेंड इज पेड बाय कंपनी बाय एनी मोड अदर देन कैश। कैश के अलावा आप अगर किसी और मोड से इसके लिए देते हो तो कैश में दोगे तो हो जाएगा, कैश के अलावा किसी और मोड से आपको देना पड़ेगा। और सेकंड बात लिखी हुई है एंड दोनों पॉइंट्स, द अमाउंट ऑफ सच डिविडेंड एज द केस में बी एग्रीगेट ऑफ द अमाउंट्स। अगर डिविडेंड कई बार दिया गया है तो हम एग्रीगेट कर लेंगे, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड और पेड और लाइकली टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड और पेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर बाय द कंपनी डज नॉट एक्सीड 5000। तो ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड है। एक साल का टोटल डिविडेंड 5000 रुपए को एक्सीड नहीं करता है और पे करने का मोड होना चाहिए बाय एनी मोड अदर देन कैश। अकाउंट पे चेक से करो, अकाउंट पे ड्राफ्ट से करो, ECS के थ्रू करो, किसी भी मोड से करो, आप कैश में अलावा किसी भी मोड से करोगे और 5000 रुपए तक का कैश के अलावा किसी भी मोड से और 5000 रुपए को एक्सीड नहीं करता है और इंडिविजुअल को अगर दिया गया है जो कि रेसिडेंट होना चाहिए, क्योंकि ये सेक्शन रेसिडेंट की बात कर रहा है, तो TDS माइनस नहीं किया जाएगा। एक और भी थ्रेशोल्ड लिमिट है जो कि आपके 193 में भी मैंने बताई थी। अगर इंटरेस्ट इंश्योरेंस कंपनी को दिया जाता है, देखो मैंने 193 में आपको टीच किया था, क्या लिखा हुआ था, पेएबल टू एन इंश्योरेंस कंपनी। बिल्कुल यही बात यहां पे भी लिखी हुई है, द फर्दर प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू सच इनकम क्रेडिटेड और पेड टू एनी इंश्योरेंस कंपनी। अगर किसी इंश्योरेंस कंपनी के लिए उसके पास किसी कंपनी के शेयर हैं और वो कंपनी उसको डिविडेंड दे रही है, इंश्योरेंस कंपनी इज अ शेयर होल्डर, तो उस केस में भी TDS माइनस नहीं किया जाएगा। मैं गारंटी ले रहा हूं 194 पे बेस डेफिनेटली एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे। बस 5 बातें याद रखना, नेचर ऑफ इनकम, डिविडेंड इंक्लूडिंग डीम्ड डिविडेंड, डीम्ड डिविडेंड का सेक्शन याद कर लो 222 और सब क्लॉज हो जाएंगे ABCDE।
पेयर इंडियन कंपनी का जो प्रिंसिपल ऑफिसर होगा, पेई शेयर होल्डर फिर वो रेजिडेंट होना जरूरी है। रेट ऑफ टीडीएस 10% और एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए 7.5%। और कब तक टीडीएस माइनस नहीं होगा? अगर इंडिविजुअल को पेमेंट दिया जा रहा है, दो कंडीशन सेटिस्फाइड हैं, एक तो कैश के अलावा किसी और मोड से दिया गया हो, और दूसरी बात जो 1 साल का टोटल डिविडेंड है वो 5,000 रुपए को एक्सीड नहीं कर रहा उस कंपनी से। और एक केस में अगर इंश्योरेंस कंपनी के लिए डिविडेंड दिया जा रहा है तो भी टीडीएस माइनस नहीं होगा। ये पेपर में आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं क्योंकि छोटा सा अमेंडमेंट किया गया है बाय द फाइनेंस एक्ट 2020। इसको करने से पहले चलो एक छोटी सी बात और डिस्कस करते हैं, तो आपको ये सेक्शन ज्यादा समझ में आएगा। केवल ये पर्पज नहीं है कि चीजों को रट लिया जाए। इतने टाइम से आप मेरी क्लासेस देख रहे हो, ज्यादातर स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि सर आप रीजन देते हो जिससे कि याद हो जाता है रीजन क्या है। 44AB की लिमिट्स क्या होती हैं? 44AB क्या होता है? ऑडिट की लिमिट्स होती है, कब ऑडिट करवाना पड़ेगा। तो उसमें लिखा हुआ है कि अगर बिजनेस है या फिर प्रोफेशन है, दो बातें लिखी हुई हैं। हाँ जी सर। तो बिजनेस में लिखा हुआ है जो टर्नओवर, ग्रॉस रिसीट्स या सेल्स है वो एक्सीड करती है, किसके लिए? 1 करोड़ के लिए, 1 करोड़ से तो ऑडिट करवाना पड़ेगा। और प्रोफेशन में लिखा हुआ है एक्सीड करती है 50 लाख के लिए तो करवाना पड़ेगा। अब कोई आपसे यह पूछता है कि 20-21 का ऑडिट कब करवाना पड़ेगा? तो 20-21 जब खत्म हो जाएगी उसके बाद आप ये देखोगे, 20-21 जब खत्म हो जाएगी तो आप ये देखोगे कि 20-21 का टर्नओवर कितना था। अगर 20, चलो सपोज करते हैं बिजनेस था, अगर टर्नओवर 1 करोड़ तक था तो ऑडिट नहीं होगा। लेकिन अगर इसका टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा था 20-21 का, जब 21-22 शुरू हो जाएगा तो साथ में क्या शुरू करवाना पड़ेगा? किसी अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट से आपको अपने अकाउंट्स को ऑडिट करवाना पड़ेगा। तो ये तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर का देखेंगे। इमीडिएटली प्रीसीडिंग मत नहीं बोलो, इस तरीके से बोलो कि जिस ईयर में टर्नओवर एक्सीड करता है उस ईयर के खत्म होने के बाद ऑडिट करवाया जाता है। तो अगर 21-22 में ऑडिट हो रहा है तो डेफिनेटली वो किस ईयर के अकाउंट्स का ऑडिट किया जा रहा है? वो 20-21 के अकाउंट्स का ऑडिट किया जा रहा है। यह बात आपको समझ में आई जो मैंने कहा। बिजनेस में ऑडिट तब करवाया जाता है जब टर्नओवर एक्सीड करता है 1 करोड़ रुपीस के लिए। टर्नओवर बोलो, सेल्स भी लिखा हुआ है, ग्रॉस रिसीट्स भी लिखा हुआ है। प्रोफेशन में लिखा हुआ है ग्रॉस रिसीट्स। प्रोफेशन में अगर आपकी ग्रॉस रिसीट्स 50 लाख को एक्सीड करती हैं तो ऑडिट करवाना पड़ता है। तो 20-21 में अगर आपका बिजनेस था तो आपको ऑडिट करवाना है, तो 20-21 में तो आप करवा ही नहीं पाओगे। 20-21 जब खत्म हो जाएगी 31 मार्च, तब आपको यह पता चलेगा कि आपका 20-21 का टर्नओवर कितना था। अगर 1 करोड़ तक था तो आप ऑडिट नहीं कर पाओगे, 1 करोड़ से ज्यादा का था तो ऑडिट करवाओगे, और वो स्टार्ट कब होगा? 21-22 में होगा। सेम हम प्रोफेशन पर लगा देंगे, वहां पे 50 लाख देखेंगे। तो अगर 21-22 में किसी अकाउंटेंट को आप देखते हो, किसी फर्म या किसी कंपनी या किसी एसएससी के अकाउंट्स ऑडिट कर रहा है 21-22 में, तो वो 21-22 के अकाउंट्स को ऑडिट नहीं कर रहा है एक्चुअली में। 21-22 में तो अकाउंट्स को ऑडिट करेगा 21-22 खत्म होने के बाद। वो किस ईयर के अकाउंट्स को ऑडिट कर रहा है? वो 20-21 के अकाउंट्स को ऑडिट कर रहा है। ये बात आपको समझ में आती है जो मैंने यहां समझाई। लेकिन इस साल का एक अमेंडमेंट 44AB में मैंने और भी टीच किया था। एक कंडीशन होती है जहां पे लिखा हुआ है एक्सीड 5 करोड़। 1 करोड़ वाली लिमिट को बढ़ा के 5 करोड़ कर दिया गया है कैशकेड ट्रांजैक्शंस को खत्म करने के लिए। अदर देन कैशकेड ट्रांजैक्शंस को ज्यादा करवाने के लिए तो कुछ कंडीशंस लिखी हुई हैं, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाइड होती हैं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि जो मैं टीडीएस का पॉइंट आपको पढ़ाने वाला हूं, जो अमेंडमेंट, अगर वो अच्छे तरीके से समझना है तो एक बार 44AB को दोबारा देख लो तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। बिजनेस के केस में, प्रोफेशन में तो 50 लाख ही है, बिजनेस के केस में 1 करोड़ को एक स्पेसिफिक केस में इसी बार का अमेंडमेंट है उसको बढ़ा के कर दिया गया है 5 करोड़। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। मतलब अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई तो 20-21 का जो टर्नओवर देखा जाएगा वो 5 करोड़ तक है तो अकाउंट्स ऑडिट नहीं होंगे, 5 करोड़ से ज्यादा का होगा तो अकाउंट्स ऑडिट किया जाएगा। लेकिन 5 करोड़ वाली लिमिट तभी एप्लीकेबल होगी जब कुछ कंडीशंस जो दे रखी है वो सेटिस्फाई होती है। इस इंफॉर्मेशन के साथ मैं ये वाला सेक्शन आपको टीच करता हूं, टीडीएस ऑन इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। बड़ा शानदार सेक्शन है। अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज का मतलब क्या हो गया? अगर डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट दिया जा रहा है
तो 193 में चला जाएगा। बॉन्ड्स पे इंटरेस्ट दिया जा रहा है तो 193 में चला जाएगा। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे तो 193 में चला जाएगा। अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, अगर आपका बैंक में सेविंग अकाउंट है, उस पर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, बैंक में आपकी एफडी है, फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट है, उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है, ये सिक्योरिटीज नहीं है, इसका 194A में जाएगा। अगर आपने बैंक में पैसा डिपॉजिट किया हुआ है तो जो भी आपको इंटरेस्ट मिल रहा है वो 194A में जाएगा। अगर आपने कहीं और से पैसे को बोरो किया हुआ है और आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, अब उस पर्सन के लिए आप पेयर हो गए, वो दूसरा पर्सन, या किसी ने आपसे पैसा उधार लिया हुआ है और वो आपको इंटरेस्ट दे रहा है, तो जो आपको इंटरेस्ट दे रहा है वो सिक्योरिटीज पे नहीं दे रहा है, अदर देन सिक्योरिटीज दे रहा है। तो यहां पे लिखा हुआ है इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। तो बैंक में जो फिक्स डिपॉजिट्स होती हैं वो बेस्ट एग्जांपल है इसका। उस पर जो भी आप इन्वेस्टमेंट्स वगैरह करते हो सिक्योरिटीज के अलावा, तो उस पर जो आपको इंटरेस्ट मिलता है, उस इंटरेस्ट पे टीडीएस जो माइनस होगा वो 194A में माइनस किया जाएगा। अब क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है एनी पर्सन। ध्यान से देखना, सबसे पहले नेचर ऑफ इनकम हमने यहां पे 0.1 डाल दिया, 194A में इनकम का नाम लिखा हुआ है इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। फिर हमें देखना होता है सर पेयर कौन है। मैं एक चार्ट भी एंड में दूंगा, चार्ट क्या मतलब टेबल बनी हुई है, इसमें यही 5 पॉइंट्स दे रखे होंगे। तो पेयर में लिखा हुआ एनी पर्सन, जो भी इंटरेस्ट पे कर रहा हो, बैंक दे रहा है तो बैंक हो गया, आपने जहां भी पैसा डिपॉजिट किया हुआ है सिक्योरिटीज के अलावा और वहां से आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो पेयर हो जाएगा, आपके लिए एनी पर्सन लिखा हुआ है। लेकिन लिखा हुआ है साथ में नॉट बीइंग एन इंडिविजुअल और एचयूएफ और इंडिविजुअल टीडीएस माइनस नहीं करेंगे। इसके पीछे भी रीजन बताऊंगा। और पेमेंट किसको दिया गया? हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग टू ए रेसिडेंट, जो इंटरेस्ट पे कर रहा है और किसको पे कर रहा हो? रेसिडेंट। ये आपकी हो गई पेई, ये दूसरा पॉइंट हो गया। और तीसरे पॉइंट में लिखा हुआ है पेई। पेई में लिखा हुआ है पे किसी को भी किया जाए लेकिन उसका रेसिडेंट होना जरूरी है। तो जब नॉन रेसिडेंट को इंटरेस्ट मिलेगा तो भी टीडीएस माइनस होगा, लेकिन 194A में माइनस नहीं होगा, तब वो किसी और सेक्शन में माइनस होगा। 194A में तभी माइनस होगा जब इंटरेस्ट किसी रेसिडेंट को पे किया जा रहा है। फिर सर आप ये बताते हो किस रेट से टीडीएस होगा, तो टीडीएस 10% से किया जाएगा। अब ध्यान से सुनो, यही 5 बातें यहां पे लिखते हैं। यहां पे लिखा मैंने नेचर ऑफ इनकम, मैंने लिखा इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, सेक्शन तो 194A। इसके बाद पेयर में आपको टीच करूंगा डिटेल में। यहां लिखा हुआ है एनी पर्सन, लेकिन साथ में लिखा हुआ है अदर देन इंडिविजुअल और एचयूएफ। ये जो अदर देन है इंडिविजुअल एचयूएफ, इसको हम डिस्कस करेंगे। फिर लिखा हुआ है पे रेसिडेंट पर्सन, कोई भी हो लेकिन उसका रेसिडेंट होना जरूरी है। फिर लिखा हुआ है रेट, इन जनरल 10% है लेकिन स्पेसिफिक केस में लगेगा 7.5%। थ्रेशोल्ड लिमिट को थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, उसकी अभी रिक्वायरमेंट नहीं है। 4 पॉइंट्स हमने यहां पे लिख लिए। अब ध्यान से सुनो, यहां पे मैंने लिखा पेयर और यहां पे मैंने लिखा पेई। पेई के आगे तो मैं लिख देता हूं कोई भी पर्सन हो, रेसिडेंट है, फिर चाहे वो कंपनी हो फिर चाहे इंडिविजुअल हो। यहां पे मैंने लिखा बैंक, इसकी बैंक में एफडी है इसलिए बैंक ने इसको इंटरेस्ट पे किया। कितना इंटरेस्ट पे किया? सपोज करते हैं 1 लाख रुपए। अब 1 लाख रुपए इंटरेस्ट पे किया जा रहा है तो ये सिक्योरिटीज पे हुआ? नहीं सर, फिक्स डिपॉजिट्स आपकी जो होती हैं, इंटरेस्ट ऑन एफडी लिख देता हूं। फिक्स डिपॉजिट्स जिनको टर्म डिपॉजिट्स भी बोला जाता है, वो सिक्योरिटीज की डेफिनेशन में नहीं आती हैं, इसलिए 193 में माइनस नहीं होगा, 194A में माइनस होगा। किस रेट से माइनस होगा? तो यहां टीडीएस बैंक माइनस कर लेगी, टीडीएस एट द रेट ऑफ 10%, 10,000। इसके हाथ में कितना आएगा? 90,000। और ये 10,000 रुपए कहां चले जाएंगे? ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास चला जाएगा पैसा। वेरी सिंपल। बैंक एक कंपनी हो गई और यहां लिखा हुआ है एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ। ठीक है, एक फर्म है
फर्म को एक पर्सन है कोई मिस्टर एक्स, इसने मनी लोन दिया हुआ है। अब इस लोन पे ये क्या पे करेगा, फर्म इंटरेस्ट पे करेगा मिस्टर एक्स के लिए। मिस्टर एक्स मान लो, चाहे एचयूएफ मान लो, चाहे कंपनी मान लो, लेकिन इन सबका क्या होना जरूरी है, रेसिडेंट होना जरूरी है। फर्म ने लोन लिया था, फर्म लोन ले सकती है, यहां पे बैंक से भी लोन ले सकती है। अब फर्म क्या कर रही है, इंटरेस्ट पे कर रही है। अब फर्म जब इनको इंटरेस्ट पे करेगी, सपोज करते हैं 5 लाख रुपए का इंटरेस्ट फर्म ने पे किया एक साल में, तो क्या ये इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी जैसा लोन जो होता है वो सिक्योरिटीज नहीं होता है, इसलिए अदर देन सिक्योरिटीज हो गया। 193 में माइनस नहीं होगा, 194 में माइनस होगा, तो यहां टीडीएस माइनस किया जाएगा। टीडीएस 10% या 7.5%, हम 10% मान लेते हैं जो जनरल रेट है, क्योंकि मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं 50,000 रुपए से, और यहां दे दिया जाएगा 4,50,000, और 50,000 रुपए किसको, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे दिए जाएंगे। तो पेयर को क्या यहां पे है, हां जी सर, फर्म एनी पर्सन लिखा हुआ है। अब मैंने यहां पे लिखा मिस्टर एक्स, अब क्वेश्चन यहां पे आ गया मिस्टर एक्स, यहां पे मैंने लिखा मिस्टर वाई लिख दिया, या मैंने एचयूएफ लिख दिया, चाहे मैंने फर्म लिख दिया, कोई भी लिख दो, चाहे मैंने कंपनी लिख दिया, लेकिन जो भी ये पर्सन है ये रेसिडेंट होंगे। लोन लिया था मिस्टर एक्स ने, मिस्टर वाई से लोन लिया था। मैं अपने दोस्त के पास गया, मैंने कहा यार देखो बहुत सिचुएशन टाइट हो गई है, बिजनेस बहुत दिनों से डाउन चल रहा है, कुछ पैसे की रिक्वायरमेंट है यार, पैसा दे दे। उसने कहा ठीक है, मैंने पैसा उधार ले लिया, लोन हो गया। अब उस लोन पे मैं अपने फ्रेंड के लिए क्या करूंगा, फ्रेंड मान लो चाहे कोई और दूसरा आदमी मान लो, क्योंकि शायद मेरे फ्रेंड मुझसे इंटरेस्ट नहीं ले, मैंने 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट एक साल में पे किया। अब सवाल ये उठता है क्या मैं यहां पे टीडीएस माइनस करूंगा, आप कहोगे सर नहीं, आप माइनस नहीं करोगे, क्योंकि लिखा हुआ है एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल और एचयूएफ। बिल्कुल ठीक बात है, इंडिविजुअल एचयूएफ लिखा हुआ है, अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ। सरकार से यह बात पूछी तो जाएगी, लॉजिक तो पूछना चाहिए कि इंडिविजुअल क्यों हटा दिया आपने इंडिविजुअल। तो सरकार ने कहा देखो बाकी जितने भी लोग हैं, जो कंपनी हो गई या जो फर्म हो गई, तो हमें समझ में आता है कि ये लोग बिजनेस के लिए पैसा ले रहे हैं, और बिजनेस के लिए पैसा ले रहे हैं तो इनके पास कोई ना कोई अकाउंटेंट डेफिनेटली हो जो बिजनेस में हेल्प कर रहा है। नहीं है तो आप अकाउंटेंट की सर्विसेज लो जो आपको गाइड करे टीडीएस कब माइनस करना है, कितने अमाउंट से माइनस करना है, कब टीडीएस डिपॉजिट करना है। जब बिजनेस आपको करना है, पैसा कमाना है, तो जो लॉ ऑफ लैंड है, जो हमारे देश के कानून है, वो आपको मानने पड़ेंगे। एक कंपनी है, उसने कुछ अकाउंटेंट्स तो रखे होंगे, इस फर्म की अगर हम बात करें, इसने अकाउंटेंट्स तो रखे होंगे, इस बैंक ने पास अपने अकाउंटेंट्स होंगे, ये बताएंगे आप पेमेंट दे रहे हो, इसमें से टीडीएस माइनस करो। दे आर इनफ कैपेबल, क्योंकि इनको इंफॉर्मेशन है टीडीएस माइनस हो। लेकिन एक आदमी ने जिंदगी में पहली बार दूसरे आदमी से लोन लिया, अब वो इंटरेस्ट पे कर रहा है। अब सरकार कहती है मिस्टर एक्स से कि आपको इस पर टीडीएस माइनस करना है। पहले तो वो यही चौंक जाएगा टीडीएस होता क्या है, कि आपको लगता है टीडीएस हर किसी को पता होगा क्या होता है। इनकम टैक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में लीस्ट नॉलेज हर किसी के लिए होती है। मैथमेटिक्स तो हम सुबह से शाम तक यूज करते हैं, आप वेजिटेबल्स खरीदने जाते हो, ग्रोसरी लेने जाते हो, कैलकुलेशन आप मैथमेटिक्स के बेस पे ही करते हो। जितने भी सब्जेक्ट्स आपने पढ़े लाइफ में, कहीं ना कहीं आप यूज करते हो और आम आदमी को नॉलेज होती है। टॉर्च में आप सेल डालते हो, चेक कर लेते हो प्लस माइनस किधर डालना है किधर नहीं डालना है। ये एक तरीके की फिजिक्स हो गई, आपको पता करंट का जो फ्लो होता है वो किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में होता है। घर पे भी आप कभी कोई प्लग लगा रहे होते हो, लाइट का काम कर रहे होते हो, तो आपको पता होता है कि कहां पे कौन सा वायर हमें जोड़ना है। इतनी नॉलेज छोटी मोटी घर के लोगों को होती है। आप डीजल की कार में पेट्रोल नहीं डालते हो, पेट्रोल कार में डीजल नहीं डालते हो, इतनी इंफॉर्मेशन आप रखते हो, क्योंकि आपको पता है ये कार डीजल, इसका जो इंजन है वो डीजल के लिए डिजाइन है, या इसका जो इंजन है वो पेट्रोल के लिए है। उसके पीछे की आपको फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पता, लेकिन आपको ये पता है कि हमने क्या चीज खरीदी है। बट इनकम टैक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी नॉलेज बहुत कम लोगों को होती है। वो टीडीएस क्या होता है वो यही समझ नहीं पाएगा, फिर टीडीएस को वो डिडक्ट करे पहले, फिर वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए जमा करे, फिर वो अपने फ्रेंड वाई को बताए कि देखो मैंने तेरा टीडीएस माइनस किया था, ये सर्टिफिकेट रहा। एक्स कहेगा मैंने भैया क्या लोन ले लिया, मैं तो फंस गया ये लोन लेके। लोन मैंने जिंदगी में लिया अपने पर्सनल काम के लिए छोटा सा, और इतनी सारी उसके संग कंप्लायंसेस हो गए, टीडीएस माइनस करना पड़ेगा, टीडीएस को डिपॉजिट करना पड़ेगा विद इन टाइम लिमिट, अगर डिपॉजिट नहीं किया तो आपके ऊपर इंटरेस्ट और पेनल्टी लगना शुरू हो जाएगी।
फिर जो सामने वाला जिसको पे था उसको टीडीएस का सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि आपने टीडीएस डिडक्ट किया था उसका इतना। मिस्टर एक्स को तो पसीने आ जाएंगे। तो क्योंकि 193 में लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज तो कंपनी ही इश्यू करेंगी या बड़े बड़े लोग इश्यू करेंगे, उनके पास अकाउंटेंट्स होते हैं। 192 में जो एम्प्लॉयर है वो इनकम को कमा रहा है, इनकम को अर्न कर रहा है, तो उसको अकाउंटेंट रखना पड़ेगा। इन बातों की जो खुद को नॉलेज नहीं है तो ऐसा आदमी रखो जो आपको जानकारी दे। आप पैसा कमा रहे हो, आप रूल्स को फॉलो करो। 194 डिविडेंड, कंपनी डिविडेंड दे रही है, जो कंपनी डिविडेंड दे रही है, प्रॉफिट कमा रही है, उस कंपनी के पास ऐसे अकाउंटेंट्स होंगे जो उसको प्रॉपर तरीके से एडवाइज करेंगे कितना टीडीएस माइनस करना, कब टीडीएस माइनस करना है। इस वाले केस में बैंक के पास भी होंगे, फर्म के पास भी होंगे। मिस्टर एक्स के पास कौन होगा मिस्टर एक्स को बताने के लिए कि आपको टीडीएस माइनस करना है, किस रेट से करना है, कब डिपॉजिट करना है, मिस्टर एक्स को कैसे पता होगा? तो सरकार ने कहा मिस्टर एक्स टीडीएस माइनस नहीं करेगा। लेकिन सरकार ने कहा अच्छा एक बात छोटी सी बताओ। सरकार ने यहां पे लिखा लास्ट ईयर और ये करंट ईयर, जिस ईयर में पेमेंट दिया जा रहा है। सरकार ने एक्स से पूछा कि वैसे आप क्या करते हो, आपका बिजनेस है क्या है? उसने कहा मेरा बिजनेस है। तो सरकार ने कहा आपका लास्ट ईयर की जो वो था टर्नओवर वो कितना था? उसने कहा मेरा 40 लाख टर्नओवर था। तो अब इसके जो अकाउंट्स हैं लास्ट ईयर के वो इस साल ऑडिट नहीं हो रहे होंगे क्योंकि टर्नओवर 1 करोड़ को एक्सीड नहीं कर रहा है। तो एक्सीड नहीं कर रहा है इसका मतलब इसने अकाउंटेंट नहीं रखा होगा, अकाउंट्स ऑडिट नहीं हो रहे होंगे, ये टीडीएस माइनस नहीं करेगा। लेकिन अगर ये सरकार से ये कह देता कि पिछले साल का जो मेरा टर्नओवर था वो मोर देन 1 करोड़ था, 1 करोड़ 20 लाख था, तो सरकार एक्स से कहती अब पिछले साल का क्योंकि आपका टर्नओवर 1 करोड़ 20 लाख था तो इसके अकाउंट्स ऑडिट हो रहे होंगे इस साल, ऑडिट रिक्वायर्ड। आपका पिछले साल का जो बिजनेस का टर्नओवर था वो 1 करोड़ 20 लाख था, इसका मतलब आपके ऑडिट इस साल क्या हो रहे होंगे, रिक्वायर्ड हो गए। तो अगर ऑडिट करवा रहे हो इसका मतलब एक तो आप रिच आदमी हो और आप एक अकाउंटेंट की हेल्प भी ले रहे हो। तो जब आप अकाउंटेंट की हेल्प ले रहे हो तो इस बात में भी आपकी हेल्प कर सकता है कि आपको कितना टीडीएस माइनस करना है। समझ में आया? तो सरकार ने यहां पे लिखा अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ, लेकिन अगली लाइन में लिखा हुआ है अगर पिछले साल का टर्नओवर बिजनेस के केस में 1 करोड़ को एक्सीड करता है या प्रोफेशन के केस में 50 लाख को एक्सीड करता है तो फिर इंडिविजुअल एचयूएफ को टीडीएस माइनस करना पड़ेगा। मैं इस पेज पे दोबारा आता हूं, क्या लिखा हुआ है, एन इंडिविजुअल और एचयूएफ हमने ऊपर बाहर निकाल दिया था, नॉट बीइंग एन इंडिविजुअल, यहां पे नॉट लिखा था, अब हमने इंक्लूड कर लिया है। एन इंडिविजुअल और एचयूएफ whose total sales, gross receipts or turnover from the business or profession carried on by him exceed 1 crore in case of business or rupees 50 lakhs in case of profession during the financial year immediately preceding the financial year in which such interest is credited or paid. Immediately preceding, पिछले साल अगर आपके बिजनेस का टर्नओवर 1 करोड़ को एक्सीड कर गया था या प्रोफेशन का 50 लाख को एक्सीड कर गया था तो शैल बी लायबल टू डिडक्ट इनकम टैक्स अंडर सेक्शन 194A। पिछले साल का क्यों देख रहे हैं? पिछले साल ऊपर मैंने यही तो बताया था इस वाले एग्जाम्पल के अंदर 20-21 का एक्सीड करेगा तो 21-22 में ऑडिट होगा। तो पिछले साल का टर्नओवर अगर 1 करोड़ को एक्सीड किया होगा तो इस साल अकाउंट्स ऑडिट हो रहे होंगे आपके, और अकाउंट्स ऑडिट हो रहे हैं, यू आर टेकिंग द सर्विसेज ऑफ ए अकाउंटेंट, तो आपको ये पता होना चाहिए टीडीएस कितना माइनस किया जाएगा, आप टीडीएस माइनस करो। तो अगर 193A 194A इसलिए बहुत खास सेक्शन है, पेयर कई बार पेपर में आ सकता है। कौन होता है पेयर? एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ, लेकिन इंडिविजुअल एचयूएफ भी लायबल हो जाएंगे अगर पिछले साल का इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का बिजनेस का टर्नओवर 1 करोड़ को एक्सीड करे और प्रोफेशन का 50 लाख को एक्सीड करे। अगर यहां प्रोफेशन होता तो हम 50 लाख की लिमिट को क्रॉस करते। समझ में आ गया? अब सर इसमें अमेंडमेंट क्या किया गया सर, और अमेंडमेंट करने की रिक्वायरमेंट क्यों थी, मैं ये आपको समझाना चाहता हूं, समझने की कोशिश करो आप। जो ये लैंग्वेज है कि 1 करोड़ और 50 लाख, ये पिछले साल नहीं लिखा हुआ था, नहीं, इसकी जगह लिखा हुआ था लिमिट्स स्पेसिफाइड
अंडर सेक्शन 44A(b). पिछले साल एक्ट में ये 50 लाख और ये 1 करोड़ नहीं लिखा था पिछले साल जो बिजनेस और प्रोफेशन की लिमिट्स हैं वो एक्सीड करती हैं 44A(b) को। हाँ तो सर एक ही बात तो हो गई, 44A(b) में बिजनेस के लिए लिखी हुई है 1 करोड़ और प्रोफेशन के लिए लिखी हुई 50 लाख, तो एक ही बात है। तो सर अमेंडमेंट क्यों कर दिया गया? क्योंकि अब बिजनेस के केस में 1 करोड़ की जगह 5 करोड़ भी कर दिया गया है। अब मैं ये कहता हूं कि जो बिजनेस का इसका टर्नओवर था वो 1 करोड़ 20 लाख रुपए था और इसके लिए जो लिमिट एप्लीकेबल है ऑडिट की वो 1 करोड़ वाली लिमिट एप्लीकेबल नहीं है, 5 करोड़ वाली लिमिट एप्लीकेबल है। मैंने कहा था प्रोफेशन के लिए 5 करोड़ की लिमिट भी कर दी गई है, एक्सीड 5 करोड़, कुछ कंडीशन सेटिस्फाइड होती हैं। इस बिजनेस की वो कंडीशन एक्स की सेटिस्फाइड थी, तो एक्स के लिए ऑडिट की जो लिमिट थी वो 1 करोड़ नहीं है, वो 5 करोड़ है। अब 5 करोड़ वाली लिमिट एप्लीकेबल हो रही है, टर्नओवर 1 करोड़ 20 लाख, ऑडिट रिक्वायर्ड नहीं, ऑडिट नॉट रिक्वायर्ड। तो अगर लिखा होता लिमिट्स स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 44A(b) तो इसके लिए 44A(b) की लिमिट 1 करोड़ नहीं होती, 5 करोड़ होती, और ये कहता क्योंकि मेरी बिजनेस की जो लिमिट्स हैं टर्नओवर की वो 5 करोड़ को एक्सीड नहीं कर रही हैं, आई एम नॉट लायबल टू डिडक्ट द टैक्स एट सोर्स में टीडीएस माइनस नहीं करूंगा। तो उन्होंने 1 करोड़ से ऊपर वाले हर किसी को इंक्लूड करने के लिए, अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है, भले ही आपके अकाउंट्स ऑडिट नहीं हो रहे हैं क्योंकि आपका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है, लेकिन जिसका टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है वो अपना ही एक अकाउंटेंट के लिए हायर कर सकता है। उसके पास ऐसे एम्प्लॉइज होंगे जिन्हें इस फील्ड की नॉलेज होगी, और नहीं है तो आप हायर करो, आप अपॉइंट करो, आप सर्विसेज लो, और आपको टीडीएस माइनस करना जरूरी है। तो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि अकाउंट्स ऑडिट होना जरूरी ही है अब इस साल से। पहले हम बोलते थे अकाउंट्स ऑडिट होना जरूरी है तो टीडीएस माइनस करो, क्योंकि आपका बिजनेस का टर्नओवर 1 करोड़ को एक्सीड कर रहा है या प्रोफेशन का 50 लाख को कर रहा है। लेकिन क्योंकि बिजनेस में इस बार एक जो लिमिट है ऑडिट की वो 5 करोड़ भी कर दी गई है एक स्पेशल केस में, तो अगर कोई इंडिविजुअल एचयूएफ उस 5 करोड़ वाली लिमिट के अंदर फॉल कर रहा है, 5 करोड़ वाली लिमिट के अंदर फॉल कर रहा है, तो वो क्या बोल सकता है? वो ये बोल सकता है क्योंकि मेरे अकाउंट ऑडिट नहीं होंगे, मेरा टर्नओवर की लिमिट 5 करोड़ को एक्सीड नहीं कर रही है, मैं टीडीएस माइनस नहीं करूंगा। तो एक्ट में लिख दिया गया बिजनेस या प्रोफेशन के केस में हमें 5 करोड़ वाली लिमिट नहीं देखनी है, हमें 1 करोड़ वाली लिमिट ही देखनी है। तो भले ही उसके अकाउंट्स ऑडिट नहीं हो रहे हैं, लेकिन क्योंकि इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर का उसका टर्नओवर 1 करोड़ को एक्सीड कर रहा है, तो वो अकाउंटेंट हायर करने की पोजीशन में है, ही इज ए रिच पर्सन, उसको टीडीएस माइनस करना पड़ेगा। तो ये बहुत शानदार अमेंडमेंट है। यहां पे पिछली बार लिखा हुआ था अगर लिमिट्स 44A(b) की जो लिमिट्स हैं उसको एक्सीड कर रही हैं, मतलब हम उस केस में 5 करोड़ भी अज्यूम कर लेते, तो उस बात को खत्म करने के लिए इस लैंग्वेज को हटा दिया गया और स्पेसिफाई कर दिया गया बिजनेस के केस में 5 करोड़ नहीं देखना है टीडीएस के लिए, 1 करोड़ ही देखना है। प्रोफेशन में तो 50 लाख ही है, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है सर, तो सर हमें 4 बातें पता चल गई। पहली बात, नेचर ऑफ इनकम, इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट इन सिक्योरिटीज, पेयर। सर अब हम याद रहेगा एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ। इंडिविजुअल एचयूएफ तक पीडीएस माइनस करेंगे जब इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर का उनका जो टर्नओवर होगा बिजनेस का वो 1 करोड़ को एक्सीड कर रहा होगा, और अगर वो प्रोफेशन कैरी कर रहा है तो 50 लाख को एक्सीड करता होगा। सर पेई कोई भी हो लेकिन उसका रेसिडेंट होना जरूरी है। किस रेट से टीडीएस माइनस होगा? 10%, लेकिन अगर 14 में से लेकर 31 मार्च 21 के बीच में पेमेंट दिया गया तो 25% से रिड्यूस कर देंगे तो रेट हो जाएगा 7.5%। सर एक आखिरी बात बता दीजिए, व्हाट इज द थ्रेशोल्ड लिमिट? टीडीएस कब माइनस नहीं किया जाएगा? तो आखिर में लिखा है फॉलोइंग आर द केसेस वेयर टैक्स इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड अंडर सेक्शन 194A। डज नॉट मीन एग्जाम्प्ट हो रहा है, असेसी के हाथ में पूरा पहुंच जाएगा, पेई के हाथ में पूरा पहुंच जाएगा, पेई खुद टैक्स पे करेगा, टैक्स माइनस नहीं किया जाएगा जब उसको पेमेंट दिया जाएगा। कब? वेयर द अमाउंट ऑफ सच इनकम और एज द केस में बी एग्रीगेट ऑफ द अमाउंट ऑफ सच इनकम पेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर टू पे डज नॉट एक्सीड 40,000 ऑन टाइम डिपॉजिट वेयर पेयर इज ए बैंकिंग कंपनी। टाइम डिपॉजिट का मतलब एफडी होता है। 1 साल का जो पेमेंट मिल रहा है अगर वो 40,000 रुपए को एक्सीड नहीं कर रहा है, 40, अब यहां पे लेस देन 40 नहीं लिखा है, डज नॉट एक्सीड, 40 को एक्सीड नहीं करता है, तो 40 भी दिया जा रहा है टीडीएस माइनस नहीं होगा, 40 से ज्यादा टीडीएस माइनस होगा। तो जो एफडी पे इंटरेस्ट मिल रहा है 40,000 तक टीडीएस माइनस नहीं होता है। 40,000 ऑन टाइम डिपॉजिट वेयर पेयर इज ए कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक,
कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक में अगर एफडी है, टाइम डिपॉजिट्स हैं, तो 40,000 रुपए का 1 साल का इंटरेस्ट अगर कई पार्ट्स में मिल रहा है तो हम एग्रीगेट करके देखेंगे। 40,000 ऑन डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस अंडर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम पोस्ट ऑफिस में आपने डिपॉजिट किया हुआ है तो 1 साल का जो 40,000 रुपए तक का अगर इंटरेस्ट मिल रहा है तो टीडीएस माइनस नहीं होगा। इसके अलावा किसी भी तरीके का इंटरेस्ट हो 5,000 रुपए इन एनी अदर केस, 5,000 रुपए तक तो टीडीएस माइनस होता ही नहीं है, इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज के केस में। लेकिन ए बी सी में तीनों के केस में अगर पेई सीनियर सिटीजन है, पेई इज सीनियर सिटीजन, पेई इज सीनियर सिटीजन, तो इस 40 वाली लिमिट को बढ़ा के कर दिया जाएगा 50,000। प्रोवाइडेड दैट इन केस पेई बीइंग ए सीनियर सिटीजन, तो ए बी सी में ऊपर वाले 3 में जहां 40 लिखा हुआ है उस 40 की लिमिट को 50 माना जाएगा। 50 क्यों माना जाएगा मैं ये भी बता दूं, क्योंकि एफडी पे अगर इंटरेस्ट मिलेगा तो सीनियर सिटीजन को एक बेनिफिट मिलता है 80 टीटीबी के अंदर, जो 50,000 रुपए तक का होता है डिडक्शन। जब 50,000 रुपए टीटीबी में माइनस ही हो जाएगा, भले ही पहले आप इंटरेस्ट को ऐड करोगे, अगर कोई सीनियर सिटीजन है उसको 45,000 रुपए इंटरेस्ट मिला एफडी पे, तो 45,000 पहले तो ऐड करेगा और जीटीआई में 45,000 वो माइनस कर देगा 80 टीटीबी के अंदर। तो जब आपका 50,000 रुपए तक माइनस होना ही है, जब वो टैक्सेबल हो ही नहीं रहा है, तो फिर टीडीएस माइनस क्यों किया जाए। इसीलिए यहां पे लिख दिया गया अगर सीनियर सिटीजन है 40,000 रुपए सबके लिए लिमिट है, लेकिन जिसको पेमेंट दिया गया वो सीनियर सिटीजन अगर है तो उसको टीटीबी में 50 तक तो टैक्स वैसे ही नहीं पे करना था, इसलिए 40 वाली लिमिट को बढ़ा के कितना कर दिया गया, 50,000 रुपए कर दिया गया। अगर इस बात को अच्छे तरीके से समझना है तो एक बार 80 टीटीबी और देख के आओ। और एक बहुत स्पेशल पॉइंट्स और पढ़ लेना, जब भी पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर्स को इंटरेस्ट देती है, वे सच इनकम इज क्रेडिट और पेड बाय ए फर्म टू द पार्टनर ऑफ द फर्म। जो फर्म अपने पार्टनर्स के लिए इंटरेस्ट देती है, मैंने बताया था फर्म्स अपने पार्टनर्स को 2 तरीके का पेमेंट देती है, रेम्युनरेशन और इंटरेस्ट। इंटरेस्ट 12% तक अलाउ होता है मैक्सिमम लिमिट, और रेम्युनरेशन की एक स्लैब दे रखा है उस लिमिट तक अलाउ होता है। तो अगर फर्म अपने पार्टनर्स को इंटरेस्ट दे रही है तो कितना भी इंटरेस्ट दे टीडीएस माइनस किया ही नहीं जाएगा।